Now we are starting with the registration under the GST. Okay, सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन अंडर द GST होता क्या है? ओके, GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करना मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना. इन दैट सिचुएशन दैट डीलर को एक एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, दैट इज GSTN नंबर. ओके, और ये नंबर लेके वो डील कर सकता है. अगर कोई पर्सन है जिसने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, देखो, अगर कोई पर्सन है जिसने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, दैट पर्सन इज नॉट अलाउड फॉर द यूज ऑफ क्रेडिट ऑफ ITC. मतलब क्या? अगर कोई सी पर्सन ने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस नहीं कर सकता. मतलब समझो, अभी एग्जांपल दिया था मिस्टर ए का. मिस्टर ए ने डील किया, सप्लाई किया तो उसने टैक्स कलेक्ट किया 27,000. यस और नो? टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है बोलो? 27. दिस इज अ टैक्स कलेक्शन, मतलब उसने टैक्स लिया. अपोजिट में वो क्या कर रहा है? 18,000 का जो टैक्स पेड किया था वो माइनस करके रिमेनिंग टैक्स ही इज पेइंग टू द गवर्नमेंट. बट इफ ही इज अनरजिस्टर्ड पर्सन तो उसको 18,000 माइनस करने को अलाउड नहीं है. वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? सीधा. इसमें इसका लॉस है कि नहीं है? बराबर है. मतलब अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या जरूरी है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए, GST डिपार्टमेंट ने, कि अगर आपका टर्नओवर, हमारा सेल्स उस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है एंड वी आर इन दैट कंडीशन, अगर हम लोग उन कंडीशन के अंदर आते हैं तो हम लोग GST का अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोगों को GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है. ओके, तो दैट रूल्स वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ द GST इज अ पैन बेस्ड. ये पैन बेस्ड है, ये स्टेट बेस्ड है. मतलब पैन नंबर, अगर आपको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो पैन नंबर इज अ कंपलसरी. विदाउट पैन नंबर यू कांट मेक अ रजिस्ट्रेशन अंडर द GST. रूल नंबर 1. ठीक है. सेकंड इज अ वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन बेसिस. इसका मतलब एक स्टेट के अंदर आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. ओके, बट या तो यूनियन टेरिटरी रहेगा तो पर यूनियन टेरिटरी, पर स्टेट के अंदर आप एक एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेम पैन नंबर लेके. एंड ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? समझ लो, अगर हमारा मेन बिजनेस है, वो मेन बिजनेस किसी एक स्टेट में है, बट हमारे जो अलग अलग ब्रांचेस है वो अलग अलग स्टेट्स में है. तो अगर आपको चाहिए तो आप हर एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो जो आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी आप बिजनेस कर सकते हैं. दैट इज अ ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन अंडर ईच एंड एवरी स्टेट. क्लियर हो रहा है? एक रजिस्ट्रेशन है कभी भी आप काम कर सकते हैं. देन GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज अ GSTIN नंबर. ये 15 डिजिट का नंबर है. ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आपको GST रजिस्ट्रेशन. ओके, तो क्या क्या रूल्स देखे थे? GST का नंबर पैन बेस्ड है, पैन नंबर कंपलसरी है. सेकंड इज व्हाट? वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं. GST का रजिस्ट्रेशन करने के बाद वी आर गेटिंग अ नंबर दैट इज नोन एज GSTIN. बराबर है? GST आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है और उसमें 15 डिजिट का नंबर, उसमें पैन नंबर आपका इंक्लूड रहेगा. अगर आपको चाहिए तो आप अलग अलग बिजनेस प्लेस के लिए अलग अलग हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट इट्स ऑप्शनल. एंड लास्ट थिंग इज व्हाट एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस है, जैसे कि CGST, SGST, IGST, UTGST, बराबर ना, GST कॉम्पनसेशन एक्ट, सबके लिए कॉम्पनसेशन मतलब जो भी कॉम्पनसेशन एक्ट है, वो सारे के सारे के लिए हम लोगों का एक रजिस्ट्रेशन इनफ है. बराबर है? ऑल टैक्सेस के लिए हम लोगों का वन रजिस्ट्रेशन, दैट इज द GST. हर एक टैक्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है. एक्चुअल ओल्ड टैक्स रिजिम में यही था. जितने अलग अलग टैक्सेस है, जैसे कि CST है, MVAT है, सेल्स टैक्स है, हर एक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन जरूरी था. हर एक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन. हर एक स्टेट में जब टैक्स अलग तो उसका अपना रजिस्ट्रेशन था. बट अभी हम लोगों ने क्या किया है? वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट है GST का. पूरे इंडिया के अंदर एक टैक्स लगाया जाता है, दैट इज अ व्हाट? GST. क्लियर? तो हम लोगों का टैक्स सिस्टम और इजी हो गया. ओके, तो इसके वजह से हम लोगों के जितने भी टैक्सेस है सबके लिए एक ही टैक्स लगेगा, GST. समझा? ओके, अब हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर द GST. ऐसे कौन कौन से रूल्स है कि कौन कौन सा डीलर GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? उसका मेन 4 पॉइंट्स है. अगर ये पर्सन है, मतलब ये पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, इसमें 4 पॉइंट आते हैं. वन नंबर इज व्हाट? दोज whose exceeds threshold limit. Those whose exceeds threshold limit is aggregate turnover is greater than 20 or 40 lakh, and aggregate turnover is greater than more than 10 lakh in the case of the special category of state. मतलब जो डीलर है जिनका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर पूरे ईयर का 20 लाख या तो 40 लाख से ज्यादा है एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख से ज्यादा है, तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? वन अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ब्रॉडली है. ब्रॉडली मतलब ऊपर ऊपर से, इसका डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे. वी आर हैविंग अ 4 कंडीशंस. अगर इन 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल है तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. कंडीशन नंबर 1, if dealers aggregate turnover is greater than 20 lakh or 40 lakh and aggregate turnover is greater than 10 lakh if in a special category of state. ओके, तो अगर ये में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल है तो ही इज अ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. पॉइंट नंबर 1. Second point is what?
हु इज रजिस्टर्ड अंडर द अर्लियर लॉ। जीएसटी आने से पहले समझ लो वो डीलर एमवैट था और एमवैट के अंदर रजिस्टर है, तो बाय डिफॉल्ट उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। बाद में कैंसिल करना है अकॉर्डिंग टू लिमिट, उसका डीलर डील नहीं है तो कैंसिल कर सकता है, बट बाय डिफॉल्ट दोज डीलर्स आर रजिस्टर्ड इन द प्रीवियस लॉज ना, दे आर आल्सो लायबल टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी। फॉर एग्जांपल, अगर सर्विस टैक्स है ना, जीएसटी आने से पहले एमवैट था गुड्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए था सर्विस टैक्स, एंड सर्विसेज का जो लिमिट है ना वो 10 लाख था उस टाइम पे ओल्ड टैक्स रिजिम में। मतलब जिस बंदे का, जिस सर्विस प्रोवाइडर का जो डील है पूरे साल का टर्नओवर है, अगर वो 10 लाख एंड 10 लाख से ज्यादा है तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द सर्विस टैक्स, दैट इज द ओल्ड टैक्स रिजिम, बराबर है। बट ये लिमिट अभी कितना हो चुका है, 20 लाख है। समझ लो मिस्टर ए का डील और टर्नओवर 11 लाख था, तो जो 10 लाख से ज्यादा था तो ही इज लाइबल इन द सर्विस टैक्स। बट अभी जब जीएसटी आया तो लिमिट कितने का कर दिया, 20 लाख, नाउ ही इज नॉट लाइबल फॉर द जीएसटी, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट ने, जो जो ओल्ड टैक्स रिजिम में है ना वो न्यू टैक्स रिजिम में रजिस्टर करोगे, और बाद में चाहिए तो आप कैंसिल करो क्योंकि आप लिमिट के अंदर नहीं हो। तो जो जो ओल्ड रिजिम में लाइबल थे वो भी अभी क्या हो जाएंगे, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये पॉइंट भी समझ में आया। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ द सक्सेशन, मतलब हम लोगों ने हमारा बिजनेस किसी और पार्टी को ट्रांसफर किया, मैंने मेरा बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर किया, बेटी को ट्रांसफर किया, या तो किसी और को ट्रांसफर किया, तो इफ आई एम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन देन द अपोजिट पर्सन इज आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। क्लियर है। एंड नेक्स्ट वन, इन द केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर बाय द ऑन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब क्या, दो अलग अलग बिजनेस है, अभी अमालगमेशन कर रहे हैं, ए एंड बी दो अलग अलग कंपनीज है, ए इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी, ओके, अब ए ने बी के साथ रजिस्ट्रेशन किया, मतलब अमालगमेशन किया, तो दोनों बिजनेस कंबाइन हो गए, तो कंपनी ए बी इज आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर द अमालगमेशन। या तो डीमर्जर, कंपनी ए बी कंबाइंड है, अब वो अलग अलग हो रहे हैं, अगर कंपनी ए बी कंबाइंड है एंड दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड नाउ दे डीमर्ज, अलग अलग हो गए, तो कंपनी ए एंड कंपनी बी इज आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज अमालगमेशन के टाइम पे वो कंपनी लाइबल थी। समझ में आया, राइट है। तो दे इन फोर दिस फोर सिचुएशन पीपल्स और बिजनेसमैन आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एनी डाउट इन दिस, क्लियर हो गया, ओके। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टेट के लिए लिमिट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट विथ अ स्पेशल कैटेगरी, कौन से स्टेट से ये, स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए हमारा शॉर्टकट आप याद रखोगे MMT डॉट इन, डॉट इन मतलब एन, क्लियर है, ये याद रखो। दीज आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में से मतलब इनमें से कोई भी डीलर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेक माई ट्रिप डॉट इन, इस तरह से आप याद रख सकते हो, MMT डॉट इन, मेक माई ट्रिप डॉट इन, ओके। अभी इनके अंदर के स्टेट का अगर कोई डीलर है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एज वेल एज सर्विस, या तो ओनली गुड्स या तो ओनली सर्विस, कुछ भी सप्लाई करे, उसका लिमिट कितने का है, 10 लाख का है, उसका लिमिट कितने का है, 10 लाख का है। मतलब स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स के डीलर अगर सप्लाई करते हैं फॉर गुड्स और फॉर सर्विसेज और बोथ, okay, they are liable when their aggregate turnover is more than 10 lakh। क्या बोला मैंने, more than 10 lakh, 10 लाख रहेगा then only not liable for registration। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हो रहा है, ओके। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आता है, उसमें कुछ स्टेट्स है जिनके लिए लिमिट कितने का पता है, इनका लिमिट कितने का था, 10 लाख। मतलब अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, दैट इज मेक माई ट्रिप डॉट इन, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड व्हाट, नागालैंड। देन समझा। फिर नेक्स्ट आता है अदर स्टेट्स, कुछ है कि जिनका लिमिट 20 लाख का है, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और उनके लिए कौन कौन आता है, देखो, सैम टीपू, क्या याद रखोगे, सैम टीपू, एस सिक्किम, ए अरुणाचल प्रदेश, एम मेघालय, टी तेलंगाना, टीपू, टीपू लिखना था ना, TPU लिखना है, सॉरी, TPU, TPU। तो P मतलब पौंडीचेरी एंड U मतलब उत्तराखंड, राइट। तो इन लोगों के लिए लिमिट कितने का है बोलो, अगर इनमें से किसी भी डीलर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और इस चैप्टर में आपको यही ढूंढना है वो लाइबल है कि नहीं है, तो आपके लिए टर्नओवर इंपॉर्टेंट है, ओके। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेट, एस इज व्हाट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड उत्तराखंड, क्लियर। ये 6 स्टेट्स के लिए लिमिटेड 20 लाख का, दे आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कुछ भी सप्लाई करो, लिमिट कितने का है, 20 लाख का। यहाँ तक समझ में। एंड रिमेनिंग कहाँ पे आते हैं,
अदर स्टेट्स, जो भी अदर स्टेट्स है सारे के सारे, उनके लिए डील क्या है 40 या तो 20। कैसे एक्सप्लेन करूँ, ध्यान दो। इफ एनी डीलर फ्रॉम द अदर स्टेट मतलब वो यहाँ से है, एंड ही इज अ सप्लाइंग एक्सक्लूसिव ऑफ गुड्स, मतलब वो सिर्फ गुड्स का सप्लाई करता है, वो सर्विसेज का सप्लाई नहीं करता। तो अगर वो सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहा है, ओके, तो उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर अगर ग्रेटर देन 40 लाख है, ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 40 लाख तो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इफ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ व्हाट, सर्विसेज, वो किसका सप्लाई कर रहा है, ओनली सर्विसेज का, तो एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 20 लाख। जैसे कि मैं सिर्फ आपको सर्विस दे रही हूँ, आई एम सप्लाइंग सर्विसेज ओनली, मैंने कुछ गुड्स के साथ डील नहीं किया, ओके। तो अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई सर्विसेज है तो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन द एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख। हाँ या ना? अगर उसका एक्सक्लूसिव सप्लाई किसके साथ है, गुड्स के साथ है, तो ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन व्हाट, 40 लाख। एंड अगर कोई डीलर ऐसा हो सकता है कि वो गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और वो उसका सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, समझ लो मैं क्लासेस भी ले रही हूँ तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, बट उसके साथ मैंने मेरा एक बुक शॉप भी डाला, उसमें मैं आपको गुड्स भी सप्लाई कर रही हूँ। समझ में आया? तो दोनों हो गया, राइट उदित? तो ऐसे सिचुएशन में लिमिट है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा है तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। हो गया, इजी है बहुत। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जीएसटी नंबर मिलता है, 15 नंबर का नंबर, 15 डिजिट का नंबर आता है, उसके अंदर पैन कंपलसरी है। देन वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑप्शनल है। हमारा जीएसटी लाने का कंसेप्ट ही था पूरे नेशन के लिए एक टैक्स, इसलिए हम लोगों ने जीएसटी लाया। तो जीएसटी के अंदर जितने भी टैक्सेस आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटी जीएसटी, यूटी जीएसटी, कॉम्पनसेशन टैक्स, सबके लिए एक रजिस्ट्रेशन इनफ है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं। ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई, ये 4 कैटेगरी के लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला वाला, एग्रीगेट टर्नओवर 20, 40, 10 लाख से ज्यादा है, दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 1। सेकंड इज व्हाट, द पर्सन, द डीलर हु इज प्रीवियसली रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस लॉज, बराबर ना? ऐसे लोग जो प्रीवियस लॉज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाइबल है, वो भी कहाँ पे जाएंगे बोलो, कहाँ पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है। थर्ड सिचुएशन इज व्हाट, हम लोगों का जो अमालगमेशन हो रहा है, बराबर है, डीमर्जर हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो न्यू बिजनेस बन रहा है, दे आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर हम लोगों ने हमारा बिजनेस ट्रांसफर किया हमारे सक्सेसर को, मतलब हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को या तो किसी और को, तो दैट दे आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। दीज आर द 4 सिचुएशंस। नाउ व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, दैट इज मेकमाईट्रिप.in, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इन लोगों के लिए लिमिट कितने का है, 10 लाख एंड मोर। If aggregate turnover is greater than 10 lakh, liable for registration. For the SAM TPO, greater than 20 lakh, liable for registration. Goods and services both. Clear हो रहे, या तो goods या तो services. बट अगर अदर कैटेगरी के सब गुड्स है और अगर उन्होंने एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ ओनली गुड्स किया तो 40 लाख से ज्यादा हुआ तो लाइबल। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया तो 20 लाख से ज्यादा हुआ तो लाइबल, राइट? एंड अगर दोनों का सप्लाई कर रहा है तो उसके लिमिट कितने का है, 20 लाख इन अ होल ईयर। दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। देखा 80 का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 20 लाख, दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द अदर स्टेट। सैम टीपू का फुल फॉर्म क्या था, एस इज अ व्हाट, सिक्किम, ए इज अ व्हाट, अरुणाचल प्रदेश, एम इज अ मेघालय, टी इज अ तेलंगाना, पी इज अ पांडिचेरी, यू इज अ व्हाट, उत्तराखंड। देन क्लियर है, गुड। अभी तक हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था वो इंट्रोडक्शन देख लिया, as well as who is liable for registration, ये पॉइंट देखा, एंड उसी के साथ हम लोगों ने एग्रीगेट टर्नओवर के लिमिट्स देखे। नाउ इन सम सिचुएशंस मैंने वर्डिंग यूज किया था एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर मींस व्हाट, उसके अंदर क्या क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल है, एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अगर हम लोगों ने ऐसे गुड्स सप्लाई किए जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लाइक वेजिटेबल्स है, बराबर ना, जो नेसेसरी गुड्स है उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते, अगर हम लोगों ने एग्जेम्प्टेड सप्लाई किया, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब जब हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करते हैं, मतलब टोटल सेल्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब वी आर सप्लाइंग आउटसाइड द कंट्री, नॉट स्टेट, कंट्री, इंडिया के बाहर सप्लाई कर रहे हो, तो वो भी उसमें ऐड किया जाता है फॉर फाइंड आउट एग्रीगेट सप्लाई। देन इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, ऑफ अ पर्सन हैविंग अ सेम पैन नंबर, मतलब एक पैन के अंदर वो बंदा जहां जहां सप्लाई कर रहा है एक पैन नंबर के अंदर वो सब एडिशन किया जाएगा और कहीं पे भी सप्लाई करने दो। टैक्सेबल आ सकता है, एग्जेम्प्टेड आता है, एक्सपोर्ट्स भी आता है, एज वेल एज इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे पॉइंट सप्लाई के अंदर एग्जेम्प्टेड इंक्लूडेड है, ठीक है ना। एंड एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या नहीं आता, टैक्सेस नहीं आते, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर।
समझ में आया? मतलब आपके क्वेश्चन में बोला है सीजीएसटी से 50,000, तो 50,000 का तो सीजीएसटी वो टैक्स है, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए उसको ऐड नहीं करोगे। समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, कॉम्पनसेशन सेल्स रहेगा तो वो भी ऐड नहीं होता। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, अभी वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई मतलब क्या होता है ना, नॉर्मली नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन डील करता है, इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेस कर रहा है, नॉर्मली जो पर्सन सप्लाई करता है, सेल करता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, यस और नो? बट इन सम सिचुएशन जो बंदा परचेस करता है ना, वो उसके ऊपर वो टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई, एंड इसी को ऊपर लगाया जाता है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। तो ये दैट अमाउंट इनवर्ट टैक्स भी अमाउंट ऐड करने को अलाउड नहीं है, राइट है? ओके, अब मैंने एक वर्डिंग यूज किया था एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या आता है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई मीन्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड नील रेट सप्लाई, होल एग्जेम्प्टेड सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वो जीएसटी चार्ज ही नहीं होता उसके ऊपर, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई। उसमें क्या आता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोला मैंने? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इसमें जो गुड्स है वो है मैन एचपी, MAN HP, ये शॉर्टकट है। M इज अ मोटर स्पिरिट, A इज अ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन के लिए जो फ्यूल यूज किया जाता है वो। देन N इज अ नेचुरल गैसेस, दैट इज अ मैन, M means what? Motor spirit. A is a aviation turbine fuel and N is a what? Natural gases. HP, high speed diesel and petroleum crude. ये जो 5 प्रोडक्ट है ना, वो जीएसटी के अंदर नहीं है, अब भी नहीं है। अगर जीएसटी काउंसिल को लगा इन फ्यूचर लगाना है तो लगा सकता है, बट ये 5 प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर नहीं है। भले आप लोगों ने इन 5 का सप्लाई किया, देन ओनली वो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होता है, भले इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता तब भी। ये पॉइंट समझा? ओके, यहाँ तक क्लियर है? समझा? तो मैंने क्या बताया, aggregate turnover includes taxable supply, exempted supply. Exempted supply include nil rate supply. Nil rate मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, that is a man HP. M is a motor spirit, A is a aviation turbine fuel, N is a natural gases, H is a high speed petrol और P is a petroleum fuel. मैन एचपी, ये सारे प्रोडक्ट है जो जीएसटी के अंदर फिलहाल नहीं है, मतलब इनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, देन ओनली एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होता है तो इनको ऐड करना है। ये पॉइंट समझा? फिर कुछ गुड्स आते हैं नील रेट, मतलब जिनके ऊपर 0 रेट लगता है, 0% का रेट लगता है, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होता है। एंड लास्ट इज अ होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई। होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट है? ये ऐसा एक ही प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, अभी भी नहीं लगेगा और इन फ्यूचर में भी नहीं लगेगा। समझा? ये एक ही प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसको जीएसटी से बाहर रखा है, अभी के लिए भी और इन फ्यूचर के लिए भी। कौन सा प्रोडक्ट है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो लिकर के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, उनके ऊपर अलग टैक्सेस लगते हैं। प्रोडक्शन के लिए एक्साइज ड्यूटी, राइट? सेल कर रहे हो विद इन द स्टेट एमवैट, आउटसाइड द स्टेट सीएसटी, पर इनमें जीएसटी नहीं लगता। बट अगर आप इसका सप्लाई कर रहे हो तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये ऐड होता है। क्लियर हो गया? तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल, इन शॉर्ट सारे सप्लाईज ऐड होते हैं, टैक्सेस ऐड नहीं होते। समझ में आया? तो एग्रीगेट टर्नओवर वाला पॉइंट खत्म। अभी हम लोग देखेंगे, सी एग्रीगेट टर्न अगर 20 लाख है, 40 लाख है, 10 लाख है, तो दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उससे ज्यादा है तो। बट कुछ सिचुएशन ऐसी है ना, कुछ लोग ऐसे है कि भले उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20, 40, 10 लाख से ज्यादा नहीं है, देन ओनली दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उनका लिस्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज अ इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोला मैंने? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो एंड वो गुड्स टैक्सेबल गुड्स है। टैक्सेबल का मतलब समझते हो? एग्जेम्प्टेड नहीं है, टैक्सेबल गुड्स है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया और वो गुड्स अगर टैक्सेबल गुड्स है तो उनका लिमिट कंप्लीट नहीं है, देन ओनली दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब 20, 40, 10 लाख से ज्यादा नहीं है, देन ओनली दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 2, उसमें आता है हम लोगों का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? Casual taxable person means a person who is occasionally undertake a business at a place where he is not a fixed place of establishment. That means मतलब क्या देखो, ऐसा पर्सन है कि जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस नॉर्मली महाराष्ट्र है, वो उसका फिक्स प्लेस है। बट जैसे कि मैं हूँ, मेरे क्लासेस कहाँ चलते हैं? महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, बराबर है? फिर मैंने सोचा, वहां से मुझे ऑफर आया गुजरात स्टेट से कि 1 वीक के लिए आप आओ और बस 1 वीक के लिए एक लेक्चर लेके एक टॉपिक खत्म करो। एक तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोगों को लेक्चर देना, क्लासेस लेना। अब मुझे बताओ कि मेरा बिजनेस है क्या गुजरात में? फिक्स सेटअप है क्या? क्लासेस के क्लासरूम से नहीं, देन ओनली मैं वहां पे जाके सप्लाई करूंगी सर्विसेज का। या तो मेरा बिजनेस है गुड्स का यहाँ, मैंने सोचा मैं गुजरात में जाके या तो पंजाब में जाके एग्जीबिशन लगा दूं गुड्स का, मेरे हैंडमेड गुड्स है। तो हम लोग डील करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बिजनेस करना है, कंटिन्यूसली नहीं। तो ऐसे डीलर को बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये वालों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इवन इन लोगों को ना
बिजनेस करने से पहले ही सेल्स सोचा जाता है कि मेरा सेल्स वहां पे जाके कितना होगा, टर्नओवर कितना होगा, और एडवांस में टैक्सेस भरने पड़ते हैं जीएसटी के। एंड दे आर डूइंग वी कैन से दैट टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, वो लोग टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन करते हैं 3 महीने के लिए, और चाहिए तो और बढ़ा सकते हो। तो दे आर नोन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उनके लिए लिमिट नहीं देखा जाता, दे आर कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? भले उनका लिमिट 10, 20, 40 से कम है तभी भी। ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट वन इज अ व्हाट, उसके अंदर फिर आता है नेक्स्ट वन, पर्सन हैविंग अ सप्लाई व्हिच इज अ टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। जो लोग रिवर्स चार्ज बेसिस में टैक्स भरते हैं, मतलब जहां पे वो गुड्स परचेस कर रहे हैं और वो टैक्स गवर्नमेंट को भर रहे हैं, दे आर आल्सो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। दैट इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले सप्लायर आल्सो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर आता है पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर द 9(5), दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर पता है, एग्जाम्पल बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। कैब सर्विस, हाउसकीपिंग के लिए हम लोग मतलब ऑनलाइन से लेके लोग मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, देन होटल में अकोमोडेशन ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लिमिट हो या ना, दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? ये आपको हेडिंग याद रखना है। पहला कौन था? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्सेबल गुड सप्लाई किया। सेकंड था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। थर्ड था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले सप्लायर। फोर्थ था ई कॉमर्स ऑपरेटर, दे आर कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ इज अ व्हाट, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स, दैट इज अ टीडीएस डिडक्टर। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जो डिडक्शन करता है, दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नॉन रेसिडेंट पर्सन, एनआरआई पर्सन, एनआरआई लोग बाहर है, थोड़े टाइम के लिए इंडिया में आए और बिजनेस कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एनआरआई पर्सन बोलते हैं। तो दे आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? ओके, कंपल्सरी, उनका लिमिट है नहीं है, दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एनआरआई। देन पर्सन हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बोथ अदर देन सप्लाईज मेड अंडर द ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो लोग जो टैक्स कलेक्टर है, टीडी टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आता है, तो दे आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। टैक्स कलेक्टर, टीसीएस कलेक्टर वाले लोग, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दे आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देन एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टीसीएस अंडर द, हाँ वही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बराबर ना, वो सब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सप्लायर ऑफ द ओआईडीएआर सर्विस। ओआईडीएआर सर्विस का फुल फॉर्म देख लो पहले, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस नीड्स अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अभी ओआईडीआर क्या होता है ना, ये ऐसे लोग है ना कि ऑनलाइन थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, आप ऑनलाइन बुक रीड करते हो, आप ऑनलाइन स्टोरी बुक सुनते हो, यस और नो। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? ओआईडीआर। तो ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं जो ऑनलाइन में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, दे आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बराबर है? पॉकेट एफएम आता है कि नहीं? पॉकेट एफएम स्टोरी सुनाते हैं आपको, सब्सक्रिप्शन से चार्जेस लेते हैं कुछ ना कुछ, यस और नो। तो दे आर इंक्लूडिंग द व्हाट, ऑनलाइन गेमिंग आता है, ऑनलाइन सप्लाई ऑफ डिजिटल कंटेंट आता है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलता है, दे आर आल्सो लाइबल फॉर। अभी चैट जीपीटी आया, पूरा फ्री में है क्या? आपने देखा है चैट जीपीटी अप्लाई करके? एक दिन में पर्टिकुलर अगर आपने क्वेश्चंस पूछे तो उसके बाद आपका 1 डे का कोटा फुल, उसके बाद आप नहीं कर सकते। वहीं आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया उसका, तो दे आर अर्निंग ना, या दे आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु सप्लाइज द बेनिफिट ऑफ, मतलब क्या? एजेंट, इन शॉर्ट व्हाट एजेंट, किसी और के लिए काम कर रहा है, दे आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एजेंट्स आर आल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देन आता है पर्सन हु क्लास द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नोटिफाइड पर्सन है जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया इन लोगों को टैक्स लगाना है, तो कंपल्सरी लगा दो विदाउट द लिमिटेशन। एंड नेक्स्ट आता है आईएसडी। आईएसडी का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो समझ लो, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है नेटवर्किंग, मतलब ये इंटरनेट कनेक्शन का मेरा बिजनेस है, तो मेरा मेन ऑफिस है, वहां पे मैंने सारा नेटवर्क कनेक्शन लिया मेन सर्वर से, और यहाँ से मैंने सबको प्रोवाइड किया, तो आई एम ऑल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यस और नो। या तो मेरा जो बिजनेस है उसके लिए इंटरनेट कंपलसरी चाहिए, तो मैंने मेरा मेन ऑफिस रखा एक प्लेस, और वहां से मैंने दूसरे दूसरे ब्रांचेस को ये सर्विस प्रोवाइड किया, दैट इज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दे आर ऑल्सो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो रहा है? एंड बस इतने लोग हैं, दे आर लाइबल है। अभी लाइन में देखते हैं, पहला कौन था? इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्सेबल गुड गया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, किसी और एरिया में जाके बिजनेस करें छोटे पीरियड के लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर, टीसीएस कलेक्टर, टीडीएस कलेक्टर, दोनों लोग। एनआरआई लोग, दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओआईडीएआर, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बुक रीडिंग, दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद क्या आता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोलता है इन लोगों को टैक्स लगाना है, लगा दो, दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया? इनके लिए लिमिट नहीं देखा जाता, दे आर कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सही है?
ओके अब कुछ लोग ऐसे, लास्ट पॉइंट, द पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ लोग ऐसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, उनको जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। उसमें कौन कौन आता है? पर्सन exclusively engaged in supplying the goods and services are not liable for tax। कुछ डीलर ऐसा है ना कि सिर्फ ऐसे गुड्स का सप्लाई करते हैं ना जो टैक्स के लिए लाइबल है ही नहीं। जैसे कि ऐसा बंदा है कि जो अल्कोहलिक लिकर का सप्लाई करता है, उसका बिजनेस ही वही है और कुछ सप्लाई करता ही नहीं है, उनको जीएसटी में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, जीएसटी लगता ही नहीं है तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। मैन एचपी वाले प्रोडक्ट वाले गुड्स, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, हाँ या ना, हाई स्पीड डीजल, देन पेट्रोलियम क्रूड, इनके लिए भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। जो लोग सिर्फ इसका सप्लाई करते हैं, they are not liable for registration under the GST। Yes or no? Next one is what? Person engaged in exclusive supply of goods both wholly exempted from tax। वही alcoholic liquor wholly exempted है तो they are also not liable for registration। Third one is a what? जो person सिर्फ agricultural product का supply करता है, they are also not liable। agricultural product आते हैं क्या जीएसटी के अंदर? नहीं आते। तो अगर कोई डीलर है कि जो सिर्फ agricultural goods का सप्लाई करता है, बाकी कुछ सप्लाई नहीं करता, तो they are also not liable for registration। Yes or no? राइट। एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। स्पेसिफाइड कैटेगरी मतलब हैंडमेड गुड्स है, जॉब क्राफ्ट वाले, क्राफ्ट बनाने वाले गुड्स है, तो अगर उसका सप्लाई हो रहा है तो दे आर आल्सो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एनी डाउट इन दिस? समझ में आया? तो आज हम लोगों का एक्चुअल रजिस्ट्रेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, बट इन रजिस्ट्रेशन अगेन 2 पार्ट्स आर देयर। कुछ थ्योरी था जो हमारे प्रैक्टिकल सम से रिलेटेड है, जो मैंने अभी खत्म किया, और कुछ बस थियोरेटिकल कांसेप्ट के लिए बाकी है, उसको बाद में कवर करेंगे कल। पहले कल प्रैक्टिकल सम करेंगे, फिर इस थ्योरी को कवर करेंगे। एनी डाउट इन दिस? क्लियर हो गया? मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो क्या डेटा आपको कंप्लीट करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सकता है। दिस इज अ कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर, वो हम लोग कल कवर करेंगे। एनी डाउट इन दिस? आज हम लोग ने देखा इंट्रोडक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन, एग्रीगेट टर्नओवर के मतलब कौन 4 कैटेगरी के लोग हैं, हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर मींस व्हाट, एग्रीगेट टर्नओवर के लिमिट्स कितने हैं, कौन कौन से लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड कौन कौन से लोगों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। ये पॉइंट्स आज हम लोगों ने कवर किए, जो कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल सम्स के लिए यूज्ड होंगे कंपल्सरी। ओके, क्लियर है? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.